नमस्कार दोस्तों। कहते हैं फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स नाम का एक सेक्शन है। ऑप्टिक्स यानी कि फिजिक्स में उसकी स्टडी जो है लाइट एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, और फिजिक्स ने उसे ऑप्टिक्स का नाम ज़रूर दिया है, लेकिन कई सारी चीज़ें इस ऑप्टिक्स नाम के सेक्शन के अंदर बिलोंग करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिजिक्स के ऑप्टिक्स सेक्शन में बिलोंग करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 10th के बारे में, यानी कि जिसके अंदर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेजमेंट पीएमसीआई में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10 से साइंस सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एक चैप्टर 10 का वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। मेरा ये वीडियो ज़्यादातर बेस्ड रहने वाला है टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो हम समझने वाले हैं वो है इसकी टर्मिनोलॉजी, यानी कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस हमें बहुत ही ज़्यादा काम आती है। उन डेफिनेशंस के बारे में मैं इजीएस्ट वे से आपको फटाफट से रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आप लोग शॉर्ट टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। आपको ये डेफिनेशंस आगे जाके इमेज फॉर्मेशन में, रे डायग्राम में, मिरर में और लेंस में, इन दोनों में ही बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस चैप्टर में आप लोगों को इस सेक्शन में इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझाने वाला हूँ। हालांकि जाहिर सी बात है कि चैप्टर की शुरुआत इमेज फॉर्मेशन से नहीं हो रही है, तो मेरा एक पीस ऑफ एडवाइस आप लोगों को ये रहेगा कि आप पहले जाके थोड़ा सा जो इंट्रो है वो इस चैप्टर का पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इमेज फॉर्मेशन क्या है। फिर भी इमेज फॉर्मेशन की एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। इस इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, या तो फिर ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ। देखिए, ऑब्जेक्ट को आपने जहां पे रखा होगा उसी के बेसिस पे आपको इमेज का डिस्टेंस और साथ ही में उसका प्लेस, ये दोनों की दोनों चीजें आपको मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके प्लेसमेंट के बेसिस पे ही आपको इमेज मिलने वाली है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है इमेज फॉर्मेशन पे। तो इमेज फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से है, ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी होगी दैट इज गोइंग टू बी द टर्मिनोलॉजी। मैं आप लोगों को फोटोग्राफ के थ्रू ये समझाने का ट्राई करूंगा कि एक स्पेसिफिक डायग्राम क्रिएट किया जाता है कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहां पर है और इमेज आपको कहां पर मिलेगी, वो आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया that we will go towards the terminology. So starting with the terminology, इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें से सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा पोल के बारे में। सेकंड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस। थर्ड मैं बात करूंगा प्रिंसिपल फोकस के बारे में। फोर्थ नंबर फोकल लेंथ। फिफ्थ नंबर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और नंबर 6 आई एम गोइंग टू डिस्कस इमेज डिस्टेंस। नंबर 7 आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आल्सो द फ्रीनेस। नंबर 8 आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अपर्चर। और लास्ट में आपके लिए एक बोनस चीज है जो ये टर्मिनोलॉजी की नहीं है, लेकिन एक बोनस चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर समझाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें ये सारी के सारी डेफिनेशंस को बहुत ही फटाफट से कैरी आउट करना होगा, फटाफट से सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, दैट इज द पोल। दोस्तों डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बना दिया है। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, और उसका ये जो बाहर वाला पार्ट है ये सिल्वर नाइट्रेट से कोटेड, यानी कि ये शेडेड पार्ट है, और ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब सवाल ये होता है कि आखिर इमेज फॉर्मेशन के लिए पोल कौन सी जगह को कहा जाए। तो पोल के लिए डेफिनेशन हमें ये लिखनी होती है, सेंटर ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। मिरर के लिए यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए भी, और साथ ही में लेंस के लिए भी यानी कि कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी। तो कोई भी सेंटर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होगा तो उसे हम लोग कह देंगे दोस्तों पोल। यहाँ पर ये जो सेंटर है इसे हम लोग कह देंगे दोस्तों पोल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टर्मिनोलॉजी, पोल के बाद आता है दोस्तों प्रिंसिपल
एक्सिस। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये किसी डायग्राम के अंदर आपको एक्चुअल नहीं दिखेगी, बट इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम पोल। और आगे जाके हम इसके अंदर और भी एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, फिलहाल आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता नहीं है, बट डोंट वरी अबाउट इट, फिलहाल आप सिर्फ पोल पे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि एक इमेजिनरी लाइन अगर यहां से पास हो रही है यानी कि पोल से, तो वो हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज व्हाट वी नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोस्तों हम लोगों ने पोल देख लिया है और प्रिंसिपल एक्सिस भी देख लिया है। दोस्तों बात करते हैं अब थर्ड नंबर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट। हम लोग सीक्वेंस को कोई भी तरह से प्लस माइनस कर सकते हैं, तो नो वरीज विद इट कि कोई अगर आगे आ गया है कोई पीछे आ गया है तो उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। तो एज आई सेड ये कॉन्केव लेंस है, यहाँ पर हमारा पोल था और साथ ही में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि आपका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर ये आपका शेडेड पार्ट है। इस शेडेड पार्ट के आगे आप कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ए बी, तो यहाँ ए बी से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को दोस्तों हम लोग कह देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक अमेजिंग चीज ये होगी दोस्तों कि हमेशा सारे के सारे डिस्टेंस जो है, सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा पोल से ही कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी कि ये एक रूल ही है, ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल। जैसे कि आप स्केल के अंदर जब आप किसी स्केल से मेजरमेंट करते हो तो किस तरह से आप जीरो से अपने मेजरमेंट शुरू करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, एंड देन इट इज मे बी अ 10 10 12 व्हाटएवर इट इज, बट ओरिजिन आपका जीरो रहता है। तो उसी तरह से जो हमारा स्टार्टिंग रहेगा हमेशा सारे ही डिस्टेंस का वो पोल से शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन देख ले तो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोस्तों इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं इमेज के बारे में। इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस क्या है? ऑलमोस्ट आपको पता तो चली गया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। इमेज डिस्टेंस की डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज। दोस्तों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में ऑलमोस्ट चीजें तो सेम है, लेकिन इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कहीं पर भी रखे जा सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी इसे प्लेस किया जा सकता है। अब सपोज कर लीजिए कि शायद आपके पास इमेज यहाँ पर बन रही है, या फिर आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है, या फिर आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है। Let me call it A dash B dash, or else this one A dash B dash, or else this one A dash B dash, whatever it is। अगर हम इसे कंसिडर करते हैं लाइक ये पॉइंट को, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो है इसे हम लोग कह देंगे इमेज डिस्टेंस। जी हाँ, इसे हम लोग इमेज डिस्टेंस कहेंगे। जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा दोस्तों, ठीक उसी तरह से इमेज से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग कह देंगे इमेज डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल फोकस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रिंसिपल फोकस? सपोज कर लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी को मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब सबसे पहली रे जो है वो यहाँ से जाने वाली है, ये रे और कोई नहीं दोस्तों बल्कि इंसिडेंट रे ही है। अब ये इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट करके जब कोई रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट पे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था यानी कि हमारी रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करके जाएगा उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे दोस्तों प्रिंसिपल फोकस। तो यहां से आपका इंसिडेंट रे आया, ये पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट हुआ और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा और ये पॉइंट के ऊपर वो प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है, इसीलिए ये पॉइंट को हम लोग कह देंगे दोस्तों प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसकी डेफिनेशन भी हमें ऐसे लिखनी पड़ेगी, पॉइंट at which the reflecting ray intersects principal axis। तो ये था दोस्तों आपका प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ आगे बढ़े तो ये हो जाता है हमारा फोकल लेंथ। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फोकल लेंथ? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों प्रिंसिपल फोकल लेंथ की, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू पोल। हमारे फोकस से लेकर पोल तक के जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कह देंगे दोस्तों फोकल लेंथ। यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई, पर प्रिंसिपल फोकस को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टाइलिश एफ से। तो ये दोनों में फर्क है। जब कभी भी आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो या फिर कहीं आप थियरी में लिख रहे हो, इसकी सिग्नेचर देख रहे हो, ये दोनों का साइन जो है वो काफी डिफरेंट रहता है, प्रिंसिपल फोकस का और फोकल लेंथ का। अब इस टर्मिनोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ आगे बढ़े तो वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे यूनिक और सबसे अलग सा है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, अगर तो ये जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर हमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस जरूर दिख रहा है। पर मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे एक स्फेरिकल मिरर का। और स्फेरिकल मिरर ऐसे ही नहीं बन जाता। स्फेरिकल मिरर जो है दोस्तों वो स्फेरिकल कॉनकेव मिरर जो है वो हमेशा किसी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, कुछ इस तरह, और इसका ये सेंटर निकलता है। याद रखिए कभी भी अगर आप कोई सर्कल बना रहे हो तो उसका एक सेंटर होता है, ठीक है, और उस सेंटर से ही हमेशा आप एक स्पेसिफिक रेडियस निकालते हो और रेडियस की मदद से आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हो। तो मान लीजिए कि ये पूरा हमने एक सर्कल ले लिया, बट इसमें से अनवांटेड पार्ट को हम निकाल देते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन रखते हैं और वो है हमारा कॉनकेव मिरर। अब उस कॉनकेव मिरर का जो स्फेरिकल मिरर था उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वही को उसी को तो हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर वाला पार्ट होगा। हालांकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कभी भी हमारे अपर्चर का पार्ट नहीं होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये कभी भी हमारे कॉनकेव मिरर का पार्ट नहीं है, वो तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसी के अंदर मैं एक और चीज जोड़ देना चाहूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो आप देखें तो इसको हमने C डिनोट किया एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है C से लेकर हमारे पोल तक का, क्या हम उसे रेडियस नहीं कह सकते? अगर आप कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसके एक पॉइंट से लेकर उसे दूसरे पॉइंट तक का जो एक लाइन बनाएंगे तो उसे हम रेडियस भी कह सकते हैं। भले ही फिर आप उसके अनवांटेड पार्ट्स को निकाल देंगे तो वो उसका रेडियस जरूर बन जाएगा। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है दोस्तों C और R दोनों का पोजीशन सेम है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे कॉनकेव मिरर का पार्ट नहीं है, वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो C और R दोनों एक ही प्लेस पे लिए जाएंगे। हम इसको नाम भी दे सकते हैं जैसे कि A और B। तो ये जो AB होगा दोस्तों वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या फिर हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं।
आई होप दोस्तों आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी है कि कॉन्केव के अंदर जब हम लोग एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं तो उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा वो ऑफ कोर्स राइट साइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्वेक्स मिरर, जब हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो वो हमारा दूसरे साइड यानी कि उसके ऑपोजिट साइड, यानी कि ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला उसका शेडेड पार्ट है, उस शेडेड पार्ट के साइड आपको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और आर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में एक डिफरेंस रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर, दोनों ही मिरर्स के अंदर। Now talking about guys aperture. What is the aperture? Aperture का सिंपल सा मतलब यही है कि स्फेरिकल मिरर का एक स्मॉल पार्ट, स्फेरिकल मिरर का एक स्मॉल पार्ट, सपोज कर लीजिए कि आपका स्फेरिकल मिरर था एंड ऑफ कोर्स दिस वाज योर सेंटर एंड अगर यहाँ से लाइन बना दें तो ये आपका रेडियस भी हो जाएगा। नाउ व्हाट यू गाइस आर डूइंग, आप इसमें से अनवांटेड पार्ट निकाल देते हैं तो ये आपके लिए बन जाता है एक कॉनकेव मिरर। और अगर हम देखा जाए तो ये पॉइंट M से लेकर यहाँ पर N तक, इस पूरे ही डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं अपर्चर। So basically aperture is nothing but just a small part of a spherical mirror. Okay, I hope guys कि आपको सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी थी वो समझ तो आ गई होगी। सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप आगे जाके इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको काम आए। अब बात करते हैं जो मैंने बोनस चीज के बारे में बात की थी कि मैं आपको कुछ बोनस देने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको रिलेशन सिखाने वाला हूँ R. R stands for the radius of curvature. The radius of curvature or focal length, F stands for your focal length. R और F के बीच में कुछ रिलेशन है, किस तरह का ये रिलेशन है आइए चेक करते हैं। R is always equals to 2 into F, यानी कि हमारा जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा हमारे फोकल लेंथ का डबल होगा। डबल इन द सेंस कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स सपोज दैट दिस इज अ पोल और यहाँ पर हमारा फोकस आ गया। अब डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। और आप सोच रहे हो कि सर आपने इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बनाया ही नहीं, बट बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि फोकल लेंथ मेरा 2 मीटर का है तो यहाँ पर सीधे ही आप ये जो F है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि R इज इक्वल्स टू 2 इंटू F की वैल्यू 2 है तो यू विल गेट दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स। इट मींस इफ दिस इज 2 मीटर्स तो उसका ही दुगना और दूसरा 2 मीटर आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमेशा जो है वो डबल होगा फोकल लेंथ का। सो दिस वाज द बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए। टर्मिनोलॉजी के अलावा एक और न्यूमेरिकल जो है दोस्तों वो भी आपको सीखने को मिला। आई होप दोस्तों कि आपको सारी टर्मिनोलॉजीज काफ़ी क्लियर हो गई होगी। टर्मिनोलॉजीज की अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इसमें और चेंजेस किए जा सकते हैं और किस तरह से और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप अपने सजेशंस हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी भेज सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि हम आपको और ज़्यादा नोटिफिकेशंस भेज सके। ऐसे अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।